हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेंडा। दिस इज शिफाली मिश्रा। गाइस, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्स एफिशिएंसी थ्योरी के ऊपर में। कंटिन्यूएशन चल रहा है हमारा थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट 16 पे हम आ चुके हैं। यूनिट 1 का अभी कंटिन्यूएशन चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 15 लेक्चर इस पर्टिकुलर यूनिट पे अपलोड कर दिए हैं और काफ़ी सारी थियरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि थियरी ऑफ इनोवेशन, थियरी ऑफ सोशल चेंज, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थियरी, इकोनॉमिक थियरी एंड देन विड्रॉल स्टेटस थियरी एंड नीड ऑफ अचीवमेंट थियरी। अब उन सारी थियरीज के बाद में जो नेक्स्ट थियरी है आपकी, वो है एक्स एफिशिएंसी थियरी। अब ये किसने प्रोपाउंड करी है और इस थियरी में क्या कुछ है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले अगर आप ज्ञान अड्डा पे नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखिए, ये सारी कुछ एक बार हम थियोरीज के ऊपर में डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ कुछ ये सारी जो थियोरीज हैं, हाँ, ये सारी सारी ही थियरीज आपको नहीं पढ़नी है। जो आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले जो थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया हुआ है। थोड़ा सा कैटेगराइजेशन हमने नहीं पढ़ा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम इस वाले लेक्चर में। तो कल्चर के बेसिस पे एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी को डिफाइन किया गया था, देन इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन किया गया था, देन साइकोलॉजिकल थ्योरी के बेसिस पे एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ थ्योरी को डिफाइन किया गया था, देन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये सारी थ्योरीज हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन मतलब कौन कौन थ्योरी के प्रोपाउंडर है और उन्होंने, स्कॉलर्स ने या प्रोफेसर्स ने किन किन थ्योरीज को दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो लगभग 6 से 7 थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो 6 थ्योरी तो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ और जो 7वीं थ्योरी है वो आज मैं आपको कवर कराने वाली हूँ इस लेक्चर में। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बट ये आपके लिए थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी है। जैसे थ्योरी ऑफ इमिटेटिंग, ये होजलेट्स ने करी हुई है। थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर ये स्टोक्स ने करी हुई है। ये कल्चर थ्योरी का पार्ट है एंड इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट ये सारी है। मतलब इनमें 9 थ्योरी टोटल है जो कि इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर में है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर में ये 2 थ्योरीज है, ठीक है। एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज में ये टोटल 3 थ्योरीज है, जिसमें से कि हम काफी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। हेगन की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, वेबर की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, एंड देन इसमें हम मैक्लीलन की थ्योरी पढ़ चुके हैं। एंड आज एक्स एफिशिएंसी वाली लेबिन्स्टीन की थ्योरी आज हम पढ़ने ही वाले हैं। पेपनिक एंड हैरिस की थ्योरी पढ़ चुके हैं, देन कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट नाइट की थ्योरी पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर नाइट ने दिया था थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये सारा चीजें हम पढ़ चुके हैं। वो लेक्चर्स अगर आपने गाइस मिस किए हैं तो उन सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चले जाना, ज्ञानदा की प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी थ्योरी आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का जो नाम है वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इसी जो आपके बुक के नाम पे नाम है, मतलब जो आपका बुक का नंबर है, नाम है। इस वाली प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप इस वाली प्लेलिस्ट से देख लेना। ये सारी थियरीज हम कवर चुके हैं। इनोवेशन की, सोशल चेंज की, ये वाली ये सारी 6 की 6 आज हम 6 वाली ये वाली कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। तो हार्वे लेविन्स्टीन ने प्रोपाउंड किया है इस थियरी को। थियरी का नाम है एक्स इफिशिएंसी, जिसको गैप फिलिंग थियरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस थियरी का एक और नाम है गैप फिलिंग थियरी। अब एक्स इफिशिएंसी थियरी क्या स्टेट करती है? ये थियरी बोलती है कि जब मार्केट में ग्रेटर अमाउंट में कंपटीशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, मतलब कि किसी भी बाजार में जब ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंपटीशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के या सर्विस को लेकर के, तो जो फर्म का मेंबर्स होते हैं, फर्म के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट लाइन में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। किस चीज का प्रेशर? ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, क्या प्रोड्यूस कर सके? प्रोडक्ट को, अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और अपना वो एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा डालते हैं प्रोडक्शन में। क्यों? ताकि जो उनके फ्रंटियर्स हैं, मतलब कि उन्हीं के मतलब सामने जो विपक्षी है या जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके क्लोजर वो जा सके। तो उनके अंदर में क्या होता है, वो सारे जो फर्म्स होते हैं वो ज्यादा एफर्ट्स के साथ में प्रोडक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो
तो फर्म्स, ऐसी जो फर्म्स होती हैं वो एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा स्टार्ट कर देती है, प्रोड्यूस करना ज्यादा स्टार्ट करती हैं, ताकि वो फ्रंटियर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ज्यादा क्लोज जा सके। अब इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि सपोज करें कि कोई एक कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है, वो कोल का प्रोडक्शन करती है, मान लीजिए कोल का वो प्रोडक्शन करती है, और ये मार्केट में काफी लंबे समय से है। अब एक बी फर्म आती है, अब एक बी फर्म अब एक बी फर्म में आती है, एंड ये जो बी फर्म है वो सोचती है कि अरे ए तो ऑलरेडी कोल का प्रोडक्शन कर रही है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी कर रही है। मान लीजिए कि अगर एक औसतन माने हम कि 1000 यूनिट का कर रही है प्रोडक्शन, 1000 यूनिट का कर रही है प्रोडक्शन, एवरी डे कर रही है या एवरी आवर कर रही है, एक मान लीजिए कि एवरी डे कर रही है, ओके, ये एक मान के चलते हैं। तो अब ये क्या है, बी सोचेगी कि भाई इसके अगर क्लोज जाना है या मार्केट में अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। और इंक्रीज करने के लिए अपनी क्या करना होगा, अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज करना होगा। अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को अच्छा करके कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को हम रिड्यूस करके कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ा के कर सकते हैं। तो हम अपनी पॉलिसी को चेंज करके कर सकते हैं, तमाम तरीके हैं। अब वो तरीके किनको देखना है, वो तरीके ये बी नाम की जो फर्म है वो देखेगी कि हम किस प्रकार से इनके इनके इनको फ्रंटियर, मतलब क्योंकि ये इनकी फ्रंटियर कंपनी है, ये इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, इनको compete करने के लिए अब किन किन प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं, वो तो ये बी फर्म कंपनी डिसाइड करेगी कि इनकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, तमाम और चीजों को देख करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो वो सुधार करेगी। अब आगे क्या है कि जो इनइफिशियंसी है, इनइफिशियंसी का मतलब क्या, जो एक्स इनइफिशियंसी मीन्स कि दैट इट इज अ पॉसिबल फॉर अ फर्म टू इंक्रीज देयर आउटपुट। मतलब किसी फर्म के लिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपनी कंपनी का जो आउटपुट है, जो बाहर वो सामान निकाल रही है, उसको वो इंक्रीज कर सकती है, बट वो किन्हीं कारणों से इंक्रीज नहीं कर रही है। या तो फिर उनको जरूरत नहीं समझ में आ रही है, या तो फिर उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई उनके फ्रंटियर है या कोई उनको कॉम्पिटिटर है, उनको compete करने के लिए उनको अपनी प्रोडक्टिविटी इनको इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना कैलिबर है कि वो चाहे तो वो इंक्रीज कर सकती है, बट वो कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही है, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ये सारी जो ऐसी फर्म होती हैं जो अपने आउटपुट को इंक्रीज करती हैं बिना इनपुट में चेंज किए, राइट, और अपने कॉस्ट को वो डिक्रीज भी कर सकती हैं बिना किन्हीं आउटपुट पे चेंज किए। मतलब कि आप बिना इनपुट में चेंज किए अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो, इतनी आपके अंदर कैलिबर है। अब ये कैसे होगा, आप जैसे कि ये मान लीजिए कि आपके इनपुट में आप क्या क्या डालते हो, आपने लेबर्स को डाला, आपने लेबर्स को एज ए इनपुट आप समझ लो। अब लेबर्स क्या है कि अगर आपकी कंपनी में मान लीजिए कि 100 लेबर्स हैं, तो आप इनपुट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये 100 लेबर्स क्या है कि 100 लेबर्स ये एवरीडे आपका कितना प्रोडक्शन करते हैं, ये एवरीडे आपके, ये मान लीजिए कि हर एक लेबर 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है या 10 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उस हिसाब से ये 1000 का ये कर रहा है। बट इनकी जो एफिशिएंसी है, अगर ये चाहे तो ये 20 कर सकते हैं, मतलब ये 2000 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट ये कर नहीं रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो एक गैप है 1000 का, ये इनकी इनएफिशिएंसी का गैप है। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन कर सकते हैं बट ये कर नहीं रहे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब ये है कि ये इनको, इनके अंदर में क्षमता, इनके अंदर कैपेबिलिटी और कैलिबर होने के बावजूद भी ये किन्हीं कारणों से नहीं कर रहे हैं। बट कोई भी फर्म जो है उसको compete करने के लिए या दूसरी फर्म्स को compete करने के लिए अपने इनपुट में चेंज ना करते हुए जितना इनके अंदर कैपेबिलिटी है 2000 का प्रोडक्शन को एज अ आउटपुट निकालने का, वो निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे तो सारी खिचड़ी हो गई है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट व्हाट आई वांट टू से कि ये बिना अपने इनपुट में चेंज किए अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इनके अंदर में इतनी कैपेबिलिटी, इतना कैलिबर होता है। ओके, सो अब इसमें एक चीज और क्या है कि अपने ये कॉस्ट को भी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं अब बिना आउटपुट में चेंज किए। तो इनका कॉस्ट भी क्या है, कॉस्ट भी इनका डिक्रीज हो रहा है। कॉस्ट माने लागत, मतलब किसी भी सामान को बनाने में जो इनकी लागत आ रही है, तो लागत भी इनका डिक्रीज हो रहा है। और इनका जो आउटपुट है,
वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये चीजें हैं जो ये करते हैं। अब इसमें आगे कुछ और चीजें हैं, देखते हैं कि वो आगे और चीजें क्या है इसमें। एक्स एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज थ्रू, जो एक्स एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज करी जा सकती है पहले तो बेटर मैनेजमेंट से। अगर कोई फर्म है तो उसका मैनेजमेंट अगर पुअर है तो अपने मैनेजमेंट में सुधार करके उनको और व्यवस्थित करके उनको और ऑर्गेनाइज करके आप अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हो और आप अपने कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो, अपने कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो और अपने आउटपुट को आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक बात है। उसके बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा बेटर करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट को बढ़ा सकते हो और कॉस्ट को आप डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, अगर आपके कंपनी में जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर आप उनको मॉडरेट अमाउंट का एक थोड़ा बहुत माइल्ड सा प्रेशर अगर उनको दोगे ताकि वो अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर सके, तो भी आप कहीं ना कहीं उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हो। तो एक मॉडरेट प्रेशर देखा जाए तो अच्छा भी होता है मार्केट में प्ले करने के लिए। एंड इवेंचुअली एक्स एफिशिएंसी, ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेशर इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो जितने भी मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं उनमें थोड़े से सुधार करके या ऑर्गेनाइजेशन में सुधार करके, या अगर आप बात करें कि प्रेशर को अगर आप इन्फ्लुएंस करके, मतलब कि थोड़ा बहुत अगर आप उनकी अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को थोड़ा सा बहुत प्रेशर अगर आप दे पा रहे हो, तो भी आपकी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इफिशियंसी उनकी इंक्रीज हो जाती है। सो गाइज आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं इन्हीं तरीके की लेटेस्ट जो भी वीडियोस हैं वो डालती रहती हूँ। अभी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कवर कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर के बाद में अभी हम यूनिट 1 पे हैं, तो यूनिट 1 का सिर्फ एक दो टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद यूनिट 2 पे हम जाएंगे। यूनिट 2 को हम फटाफट करेंगे, इतना डीप में हम यूनिट 2 को नहीं पढ़ेंगे। देन उसके बाद कुछ एक नया चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग नेट की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो अभी ये सारी चीजें हमारी लूप में चल रही हैं। तो पेपर 2 पे जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे रहेगा। तो इस वजह से मैनेजमेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 17 सब्जेक्ट्स तो मैंने ही उठाए हुए हैं। हालांकि मैं सारे कंप्लीट तो नहीं कर पाई हूँ, बट लूप में है अभी सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जैसे ही कवर होती चली जाएंगी तो हम लोग इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की तरफ से हम हेल्प कर सके या सपोर्ट कर सके। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे ड्रॉप करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए कस्टमाइज वे में वीडियोस बना सके। अगर आपके कोई और टॉपिक है तो उन टॉपिक्स को भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।